नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स। तो ये स्टोरी है सनेहा और उसके परिवार की, और सनेहा ने मुझे यह स्टोरी शेयर की है। सनेहा और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो हमें जिंदगी में एक बहुत बड़ा सबक देता है। और वो सबक क्या है वो आप स्टोरी सुनने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखिए, हमारा अपने परिवार के साथ बहुत मोह होता है, और जब अपना कोई प्रियजन, कोई खास लगाव वाला इंसान इस धरती से चला जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है, और हर कोई इस दुख को सहन नहीं कर पाता है। और कई बार हम इसी दुख में डूबे हुए असली सच को देख ही नहीं पाते हैं। असली सच तो यह है कि दुनिया में कोई सगा नहीं है। एक ना एक दिन सबको जाना होता है, चाहे अपना कोई कितना ही खास क्यों ना हो। जब जिसका समय आएगा उसे उस समय पर जाना ही होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपने उस प्रियजन को पाने के लिए गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन उस दुख की घड़ी में उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। तो यहाँ पर इस परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अच्छा, आपको बता दूं कि स्टोरी थोड़ी लंबी रहने वाली है, तो स्टोरी में आखिर तक बने रहना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वैभव जी का खुशहाल परिवार था। पत्नी पारुल के अलावा एक बेटा तेजस और एक बेटी स्नेहा थी। इनके अलावा माता अंतरा और पिता रविंद्रनाथ जी भी थे। इस परिवार में काफी प्यार था और सब मिलजुल करके रहते थे। तेजस और स्नेहा अब बड़े हो चुके थे। तेजस थर्ड ईयर में तो स्नेहा फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन काम से आते समय वैभव जी का एक्सीडेंट हो गया, और वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। वैभव जी चल बसे। वैभव जी की शहर में कपड़ों की दो दुकानें थी, जिसकी वजह से इनका गुजर बसर बहुत अच्छे से हो जाता था। लेकिन वैभव जी के जाने से यह परिवार टूट सा गया। यह पूरा परिवार वैभव जी की मौत को मानने को तैयार ही नहीं था। उन्होंने वैभव जी के मृत शरीर को शहर के सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, लेकिन मुर्दे कभी जिंदा हुए हैं क्या? जब हर जगह से इस परिवार को निराशा ही हाथ लगी, तब उनके दोस्तों और रिश्तेदारों ने इन सबको समझाया कि देखो, ये अब इस दुनिया से जा चुके हैं और आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। फिर जैसे तैसे ये लोग वैभव जी के अंतिम संस्कार के लिए माने। इन सब ने भारी मन से उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया और फिर अग्नि शांत होने के बाद घर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस दौरान वैभव जी के पिता रविंद्रनाथ लगातार रोए जा रहे थे, और तभी उन्होंने और तेजस ने पीछे मुड़कर उस जगह पर देखा जहां पर थोड़ी देर पहले ही वैभव जी के पार्थिव शरीर को अग्नि दी गई थी, और अब वहां पर आग के कुछ अंगारों के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्हें ऐसा करते हुए उनके एक पड़ोसी ने देख लिया और वो बोले, देखो, मैं मानता हूं कि आपके अपने बेटे के जाने का बहुत बड़ा दुख हुआ है, लेकिन इस तरह से पीछे मुड़कर के नहीं देखना चाहिए, वरना मरने वाला इंसान इसे एक न्योता समझकर आपके साथ जा सकता है। अब ये सुनकर तेजस रोते हुए बोला, तो क्या हो गया अंकल? वो पहले भी तो हमारे साथ ही रहते थे, और अब अगर वो हमारे साथ आएंगे तो वो अपनों के साथ ही तो आएंगे। ये सुनकर वही पड़ोसी बोला, तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन बात को समझो। जो मर चुका है उसे उसकी दुनिया में जाने दो। अगर हर कोई तुम्हारी ही तरह सोचेगा तो कोई भी कभी भी अपनों को खुद से दूर जाने ही नहीं देगा। ये संसार मोह माया से भरा हुआ है। एक बार जीवन समाप्त होने के बाद आपके सारे रिश्ते यहीं पर खत्म हो जाते हैं, इसलिए उसे दोबारा से रिश्तों में बांधना गलत है। चलो, तुम अभी नहीं समझोगे, लेकिन समय के साथ तुम्हें पता चल जाएगा। अब आप दोनों घर चलिए। इसके बाद वे सारे लोग जैसे तैसे इन लोगों को लेकर के घर पर आ गए, और आज घर का माहौल काफी बोझिल था। किसी की भी आंखों से आंसू बहना रुक ही नहीं रहे थे। आस पड़ोस के लोगों ने इस परिवार के लिए खाना भिजवाया था, लेकिन ये लोग खाना खाना ही नहीं चाहते थे। ये देखकर उनके रिश्तेदारों ने जैसे तैसे उनको थोड़ा बहुत खाना खिलाया। फिर रात को वे सारे लोग उस कमरे में बैठ गए जहां पर वैभव जी बैठते थे। घर में कुछ खास रिश्तेदार अब भी थे, क्योंकि दुख की इस घड़ी में वो लोग इन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वे सारे लोग बैठकर आपस में बातें करते रहे। आज जो हुआ उसकी वजह से उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन आखिर कब तक ही वो लोग ना सोते? कभी ना कभी तो सोना ही पड़ता। तो रात में एक पहर ऐसा आया जब एक एक करके वो सारे लोग सो ही गए, और अब वहां पर कोई भी जाग नहीं रहा था। और इन्हीं सब के दौरान रविंद्र जी को एक जानी पहचानी आवाज आई, पिताजी, आप इतना परेशान मत हो, मैं यही हूं आपके पास। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि वैभव की थी।
रविंद्र जी को पहले तो लगा कि ये उनके मन का वहम है, लेकिन फिर अगले ही पल उन्हें वैभव की दोबारा से आवाज आई, पिताजी आप सुन रहे हो ना? और वो आवाज सुनकर रविंद्र जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने आसपास देखा और फिर उन्हें वैभव की दोबारा आवाज आई, पिताजी मैं हॉल में हूं, आप भी वहीं आ जाइए। मैं नहीं चाहता कि घर के बाकी लोगों की नींद खराब हो, क्योंकि वह लोग ढंग से सोए नहीं हैं। अब दोस्तों, रविंद्र जी को इस समय इस बारे में बाकी सबको बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें वैभव जी से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। अब रविंद्र जी वैभव की आवाज के पीछे हॉल तक आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि वैभव सोफे पर बैठे हुए थे। इस दौरान उनका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, आंखों की पुतलियां गायब थी और उनके चेहरे पर उदासी के भाव थे। उन्हें इस तरह से देखकर रविंद्र जी रोते हुए बोले, बेटा बेटा तू वापस आ गया। यह सुनकर वैभव बोले, मैं जाना तो चाहता था, लेकिन अपने अपनों को इस तरह से रोता बिलखता छोड़ना मुझे मंजूर नहीं था, इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा। पिताजी भले ही मेरा शरीर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ ही रहूंगा। यह सुनकर रविंद्र जी रोते हुए बोले, सच तो यह है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम हमें छोड़ करके जाओ, लेकिन बाकी लोगों का क्या, अगर उन्हें पता चल गया तो? यह सुनकर वैभव बोले, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सबके सामने आप यही दिखाना कि आपने मेरी मौत को मान लिया है और हम अपने घर में बिल्कुल पहले की तरह रह सकते हैं। रविंद्र जी इसके लिए मान गए और फिर उस दिन के बाद वो रोए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा तो उनके साथ ही है। और उन्हें इस तरह से देखकर एक दिन अंतरा जी ने उनसे इस बारे में पूछा और तब उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर अंतरा जी को लगा कि बेटे के जाने के गम में उनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए वो बोली, देखिए वैभव के जाने का दुख हम सबको भी है, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अपने आप को संभालिए, हमें बच्चों के लिए अपने आप को संभालना ही होगा। यह सुनकर रविंद्र जी बोले, अरे तुम बात को समझने की कोशिश करो, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो एक काम करूंगा, अभी तो घर में बाकी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन रात में कोई नहीं होगा, इसलिए आज रात मैं तुम्हें वैभव को दिखा दूंगा। अब अंतरा जी इसके लिए मान गई और फिर रात में सबके सोने के बाद रविंद्र जी वैभव जी के कमरे में आए और एक तरफ देखकर धीरे से कुछ बोलने लगे। इसके बाद वो अंतरा जी को लेकर आए। अंतरा जी जब वहां पर आई तो उन्होंने अपने सामने वैभव को देखा, बिल्कुल उसी रूप में। अपने बेटे को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी और फिर रविंद्र जी बोले, देखो मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा हमारे पास लौट आया है। देखो ये आ तो गया है, लेकिन इस बारे में बाहर के किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनकर अंतरा जी बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या यह गलत नहीं होगा? मतलब हमारा बेटा तो मर चुका है, फिर ऐसे में हम उसे रोककर कोई पाप तो नहीं कर रहे ना? ये सुनकर वैभव बोले, इसमें गलत क्या है माँ? अगर मैं किसी को परेशान करूं या फिर आप लोग मुझे जबरन अपने साथ में रखें तब तो वो गलत होगा, लेकिन इसमें क्या ही गलत है? मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता और मेरा परिवार मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैंने अपनी मुक्ति से ऊपर आप लोगों को चुना है। आप प्लीज मुझे जाने को मत बोलना। अब अंतरा जी को भी ये बात सही लग रही थी, इसलिए वो भी इसके लिए मान गई और फिर सभी लोगों को दिखाने के लिए इन लोगों ने सारी क्रियाएं की और शुद्धि के बाद वे सारे लोग चले गए और अब इस घर में सिर्फ यही परिवार रह रहा था। तभी वैभव रविंद्र जी से बोले, अब इस घर में बाहर का कोई भी इंसान नहीं है, इसलिए आप बाकियों को भी इस बारे में बता दीजिए। इसके बाद उन्होंने घर में सभी लोगों को इस बारे में बता दिया। घर के सारे लोग इस बात से काफी खुश थे, क्योंकि ये लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे और इसलिए इन लोगों ने इस बात को अपने तक ही सीमित रखा। ये सारे लोग अब काफी खुश लग रहे थे। वहीं पारुल इससे खुश तो थी, लेकिन अभी उसके पति की मौत हो चुकी थी, इसलिए वो अब बिना श्रृंगार के ही बिल्कुल सादे कपड़ों में रह रही थी। और उन्हें इस तरह से देखकर वैभव बोले, देखो पारुल, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे सिंपल से बन करके रहो। मैं तुम्हें हमेशा खुश और सजा दजा देखना चाहता हूँ, और तुम्हें भी तो सजने संवरने का कितना शौक है ना। तुम ऐसे मत रहो, तुम पहले की ही तरह रहो। अब वैभव की ये बातें सुनकर पारुल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, क्योंकि ये भले ही उनके पति की आत्मा थी, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी और अब वो उनकी विधवा थी। वो ये बात बोलना तो चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। वैभव ने उनके मन की बात भांप ली, इसलिए वो बोले, मुझे पता है कि मैं अब जिंदा नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पहले की तरह ही रहो और मेरी बात मान जाओ। तब पारुल बोली, ये नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही ये आपकी इच्छा हो, लेकिन समाज में आपको गुजरे अभी महीना भर भी नहीं हुआ,
और ऐसे में मैं ऐसे जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मुझे माफ करना। अब इसके आगे वैभव कुछ ना बोले। वह अपने परिवार के साथ अभी रह तो रहे थे, लेकिन उन्हें अब अपने परिवार के और अपने बीच में एक दूरी महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके बीच एक अदृश्य लाइन है, जिसे महसूस करके उनका मन दुखी होने लगा था। अब तक वैभव को गए महीना भर होने को आया था और अब तक ये लोग वापस नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बस वैभव अब काम पर नहीं जा पा रहे थे। उनकी जगह पारुल कभी कभी चली जाया करती थी और वैभव अदृश्य रूप में उनके साथ ही रहते थे। इन्हीं सबके दौरान एक शाम को जब पारुल जी वापस घर आने लगी तो उन्होंने रास्ते में देखा कि उनकी बेटी स्नेहा किसी लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी और इस दौरान उसने कुछ अलग ही कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर पारुल को काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने ये पता करने का सोचा कि स्नेहा उससे सच बोलेगी या नहीं, और इसलिए उन्होंने स्नेहा को फोन किया। और फोन उठाते ही पारुल बोली, बेटा मैं तेरे कॉलेज की तरफ ही आ रही थी तो सोचा तुझे साथ लेकर के चलूं। अब पारुल जी की बातें सुनकर के स्नेहा घबरा गई और बोली, अरे मम्मी आप यहाँ आकर के क्या करोगी, क्योंकि मेरी अभी एक्स्ट्रा क्लास है तो मैं अभी नहीं आ सकती। आप एक काम करो, घर पे जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ तो रही हूँ। ये बोलकर स्नेहा ने फोन काट दिया। अब पारुल को इन सबसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बीच सड़क में वो कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने स्नेहा के घर आने का इंतजार किया। अब घर आने के बाद वैभव बोले, देखो मुझे पता है कि स्नेहा ने गलत किया, लेकिन तुम जरा सोचो कि वो तुम्हें ये बताकर तो नहीं जा सकती थी ना कि वो किसी लड़के को पसंद करती है या उसके साथ बाहर जा रही है। देखो जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ो। स्नेहा से प्यार से इस बारे में बात करो, और अगर लड़का सही है तो हमें क्या ही परेशानी है। अब पारुल को भी वैभव की बात सही लगी, और शाम को जब स्नेहा घर पर आई तो उन्होंने आमने सामने बैठकर उससे इस बारे में बात की। और तब स्नेहा बोली, मुझे माफ कर दो मम्मी कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन अनिकेत बहुत ही अच्छा लड़का है, आप उससे मिल लीजिए, फिर उसके बारे में आप भी जान जाएंगी। तब वैभव उसके पास आए और बोले, बेटा सामने तो सब अच्छे बनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं जो सामने से अच्छा हो वो असल में सही भी हो, इसलिए मैं खुद उसके बारे में पता लगाऊंगा, तुम मुझे बस उसका नाम पता बता दो। स्नेहा ने उन्हें अनिकेत का पता बता दिया और फिर वैभव उसके घर पर आ गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अनिकेत अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसके घर वाले वहां नहीं थे, जिस वजह से वो एकदम निश्चिंत था। अब वैभव को अनिकेत का इस तरह से शराब पीना अच्छा नहीं लगा, और इसलिए वो वापस आ गए और स्नेहा से बोले, बेटा तुम इस लड़के को भूल जाओ, क्योंकि वह तुम्हारे लायक नहीं है, हम तुम्हारे लिए कोई और अच्छा लड़का देखेंगे। स्नेहा अनिकेत से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पिता उसके लिए गलत नहीं चाहेंगे, और वो ये बात भी जानना चाहती थी कि आखिर क्या बात है जो वैभव जी को अनिकेत पसंद नहीं आया। और इसलिए वो बोली, पापा मुझे पता है कि आप मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अनिकेत पसंद नहीं आया। तब वैभव बोले, बेटा वो शराब पीता है, और शराब के नशे में कह नहीं सकते कि इंसान क्या से क्या बन जाए, इसलिए तू उसे भूल जा, इसी में हम सबकी भलाई है। तब स्नेहा बोली, पापा देखो अगर बात सिर्फ यही है तो इसे ठीक किया जा सकता है, मैं उसे समझाऊंगी कि वो शराब ना पिए, अब तो ठीक है ना। तब वैभव बोले, बेटा शराब की आदत किसी की छुट्टी है जो अनिकेत की छूटेगी। स्नेहा बोली, आप उसे एक मौका तो दीजिए, अगर वो फिर भी नहीं सुधरा तो मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। वैभव इसके लिए मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अपनी बेटी की जिद के आगे वो मान गए। अगले दिन स्नेहा ने अनिकेत से कहा, मेरे घर में तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, और अब वो मुझे तुम्हें छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। अब स्नेहा की बात सुनकर के अनिकेत थोड़ा सा डर गया और वो बोला, देखो तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं बात करूंगा उनसे। अब स्नेहा बोली, वो तो तुम कर लेना, और मैंने उन्हें मना लिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें शराब छोड़नी पड़ेगी और तभी वो हमारे बारे में कुछ सोच सकते हैं। अब अनिकेत स्नेहा से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने शराब भी छोड़ दी और अब स्नेहा के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इन सब के कुछ दिन बाद अनिकेत ने स्नेहा के घर के सभी लोगों को खाने पर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर के बातें की। वो उनसे काफी अच्छे से बात कर रहा था और कुछ ही देर में वो सबसे घुल मिल गया। अब यहाँ पर अनिकेत जब इस पूरे परिवार से बात कर रहा था तब उसे वैभव तो दिखाई दे नहीं रहे थे, तो वैभव से ना तो अनिकेत बात कर रहा था और ना ही घर के बाकी लोग। अब बीच बीच में वैभव ने सबसे बात करने की कोशिश भी की,
लेकिन किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं एक समय के लिए वैभव भी भूल गए थे कि वो मर चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें ये सब कुछ दोबारा से याद आ गया था। यहाँ पर सब कुछ काफी अच्छे से हो गया था। इससे स्नेहा काफी खुश थी और घर आने के बाद भी ये लोग इसी बारे में आपस में बात कर रहे थे। और तभी वैभव बीच में बोले, अरे अब तो तुम लोग घर पर आ चुके हो तो मुझसे भी बात करो ना। अब तेजस से मजाकिया अंदाज में बोला, माफ करना पापा, लेकिन आप हमारे अलावा किसी को दिखते ही नहीं है, इसलिए ध्यान ही नहीं गया। वैसे आपकी क्या राय है, कैसा लगा अनिकेत आपको? अब वैभव को ऐसा लग रहा था जैसे अनिकेत के आने की वजह से उनका परिवार उनसे दूर हो गया है, इसलिए वो उसे खास पसंद नहीं करते थे। इसलिए वो बोले, देखो ठीक ही है, लेकिन मुझे वो इतना खास नहीं लगा। तभी पारुल बोली, लेकिन मुझे तो वह लड़का बिल्कुल ठीक लगा, उसका मुझसे बात करने का तरीका भी काफी अच्छा था। आप भी थोड़ा उससे बात कीजिए तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पर पारुल ने बिना कुछ सोचे समझे ये बोल दिया था, लेकिन फिर अगले ही पल उन्हें याद आया और फिर वो बोली, मतलब आप ये तो देखिए कि वह हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है, उससे ही तो पता चलेगा ना। तब वैभव बोले, देखो यह तो सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि लोग तो सामने से दिखावा भी कर सकते हैं। अब तुम लोगों के पीठ पीछे वो क्या क्या करता होगा ये थोड़ी ना कह सकते हैं। तब स्नेहा बोली, हर रिश्ते में एक भरोसा तो करना पड़ता है ना पापा, और आप मेरी शादी किसी और से करवाते और वो भी ऐसा ही करता तो क्या आप उसे एक मौका नहीं देते? फिर अनिकेत को मौका देने में क्या परेशानी है? अब इससे पहले कि वैभव कुछ बोलते, रविंद्रनाथ जी बोल पड़े, अरे उसे एक मौका तो दो, क्यों बच्चों की खुशी छीनना चाहते हो? अब इसके आगे वैभव कुछ ना बोले। कुछ समय के बाद वैभव ने जब अनिकेत के पास जाकर देखा तो पाया कि वो बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं लग रहा था। वह उस समय अपने कमरे में आराम से पढ़ रहा था। उन्होंने कुछ दिनों तक अनिकेत के ऊपर नजर भी रखी, लेकिन नजर रखने के बाद उन्हें यही पता चला कि अनिकेत एकदम सही लड़का है। उन्होंने यह बात पारुल को भी बताई और अब पारुल भी इस बात से निश्चिंत थी कि उनकी बेटी सही हाथों में है। अनिकेत अब आए दिन घर आने लगा था, जिस वजह से वैभव का परिवार अब वैभव के साथ बहुत कम रहने लगा था। वैभव को अब काफी अकेला लगने लगा था और इसलिए एक दिन उन्होंने रविंद्रनाथ जी से कहा, पापा अब अनिकेत का इस घर से रिश्ता जुड़ गया है, इसलिए उसे मेरे बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, इसलिए आप कल के कल उसे सब कुछ बता देना। अब रविंद्रनाथ जी सोच में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वह ऐसे किसी को भी यह नहीं बता सकते थे कि उनका बेटा मरने के बाद भी उनके साथ रहता है। और इसलिए वो बोले, मानता हूं कि अनिकेत का रिश्ता इस घर से जुड़ गया है, लेकिन हमें उसे इस बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भले ही हम सबको पता हो कि तुम हमारे अपने हो, लेकिन बाहर वाला यह नहीं जानता। उसकी नजरों में तुम मर चुके हो और यह बात घर तक ही रहे तो अच्छा है। लेकिन वैभव इसके लिए माने ही नहीं। वह बार बार अपने घर वालों को इस बात की जिद करने लगे और इसलिए मजबूरन स्नेहा ने अनिकेत को यह सब कुछ बता दिया। और तब अनिकेत हंसते हुए बोला, तुम अच्छा मजाक कर लेती हो स्नेहा, तुम्हें क्या लगा कि मैं इन सबसे डर जाऊंगा? तब स्नेहा बोली, तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने पिता के बारे में ऐसे मजाक करूंगी? अब स्नेहा के चेहरे और हाव भाव से लग ही नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही है, और इसलिए अनिकेत को थोड़ा डर लगने लगा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। देखो मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारे पिता से कितना लगाव है और शायद इसी वजह से तुम्हें वहम हो रहे होंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें वापस नॉर्मल होने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। तब स्नेहा बोली, तो तुम कहना चाहती हो कि मेरे घर वालों को भी वहम हो रहा है? तुम समझने की कोशिश करो, ये सच है। मेरे पापा सच में मरने के बाद भी हमारे साथ रहते हैं, क्योंकि वो हमें छोड़कर जाना ही नहीं चाहते। अनिकेत को यह बात अब ज्यादा सीरियस लगने लगी थी और इसलिए उसने कहा, देखो अगर ये बात सच है तो तुम लोगों को एक बात समझनी होगी कि अंकल अब मर चुके हैं और उन्हें मुक्त कर दो। मैं भी बचपन से अपनी दादी के साथ ही रहा, उनके साथ खाना पीना, बातें शेयर करना सब कुछ करता था, और सच कहूं तो अपने माँ बाप से ज्यादा मेरा लगाव उनसे था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें हमेशा अपने पास ही रखूं। देखो जो चला गया उसे जाने दो, इसी में हम सभी की भलाई है। अंकल अपने परिवार के मोह की वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन याद रखना अगर तुम लोग समय रहते नहीं समझे तो यह मोह बहुत ही ज्यादा बढ़ सकता है, इतना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब स्नेहा को अनिकेत की बात सच लगने लगी थी और इसलिए अब वह इस बारे में सोचने लगी। वो घर पर आई और घर पे आने के बाद उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन इस दौरान उनकी बात वैभव ने सुन ली थी और वो बोले, बस इसी वजह से मुझे वो लड़का पसंद नहीं है।
देखो तो कैसे कान भर रहा है। तुम लोग मेरा परिवार हो और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं तुम लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा? मैंने अपनी मुक्ति से ऊपर तुम लोगों को चुना है और तुम लोग हो कि ऐसा कर रहे हो। अब वैभव को इस तरह से देखकर पारुल को काफी बुरा लग रहा था और इसलिए वह बोली, इसे माफ कर दीजिए, लेकिन इसकी गलती नहीं है। अगर हम यह बात किसी को भी बताएंगे तो हर कोई यही बोलेगा, इसीलिए तो मैं बोल रही थी कि यह बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन चलिए, जो हो गया सो हो गया, अब इसे छोड़ो और अब यह बात किसी और को मत बताना। अनिकेत को बोलना कि हम लोगों ने उन्हें मुक्त कर दिया है। अब स्नेहा अपने पिता की मुक्ति चाहती थी, लेकिन उसके समझाने का यहाँ कोई भी फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए वह शांत ही रही। इन सब के कुछ दिन बाद तेजस के दोस्त नाइट स्टडी करने के लिए तेजस के घर पर आए। ये लोग पूरी रात जागकर पढ़ रहे थे। इसी दौरान तेजस के एक दोस्त कुंदन को बाथरूम आया और वो बाथरूम गया और बाथरूम से आने के बाद वो पानी लेने रसोई में गया और वहां उसने जो देखा उसकी वजह से उसकी चीख निकल पड़ी। उसने देखा कि आरओ में से एक बोतल भरी जा रही थी पानी की और इस दौरान वहां पर कोई भी नहीं था और वो बोतल हवा में तैर रही थी। कुंदन वहां से तेजी से वापस तेजस के कमरे में आया और वहां पर घबराते हुए कहा, अरे अरे रसोई में बोतल अपने आप हवा में उड़ रही है। अब कुंदन की बात सुनकर के वहां बाकी सारे दोस्त घबरा गए थे। वहीं तेजस थोड़ा परेशान हो गया था और फिर वह बोला, अरे तुझे कोई वहम हुआ होगा, बोतल ऐसे ही हवा में थोड़ी तैर सकती है, चल आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। यह बोलकर तेजस कुंदन को अपने साथ रसोई में ले जाने लगा, लेकिन कुंदन तो जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन फिर जब सारे दोस्त जा रहे थे तो वो भी चला गया और वहां जाकर उसने देखा कि रसोई में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। और अब तेजस बोला, देख ये रही वह तेरी भूतिया बोतल। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूर नींद की वजह से तुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। वैसे हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया, अभी एक काम करते हैं, सो ही जाते हैं। अब सब लोगों को यह बात ठीक लगी और फिर सारे दोस्त कमरे में जाकर के सोने लगे। लेकिन तभी तेजस उठा और बोला, मैं अभी आता हूँ, मुझे माँ से थोड़ा सा काम है। और ये बोलकर वो कमरे से बाहर चला गया। अब यहाँ पर कुंदन को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह भी चुपके से तेजस के पीछे पीछे चला गया और उसने जब कान लगाकर तेजस के माँ के कमरे में सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि तेजस गुस्से में बोल रहा था, अरे जब आपको पता है कि आज मेरे दोस्त आ रहे हैं तो आपको ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? एक दिन आप कमरे में आराम से बैठ नहीं सकते क्या? तब पारुल को गुस्सा आया और वह बोली, मुझ संभाल के बात कर, तुझे पता तो है कि तू अपने बाप से बात कर रहा है। तब तेजस बोला, अरे मालूम है, लेकिन आप यह भी तो समझिए कि ये मर चुके हैं और बाहर वालों को अगर पता चला कि इनकी आत्मा हमारे साथ रहती है तो क्या होगा, कभी सोचा है? और ये सब सुनने के बाद तो कुंदन इतना ज्यादा डर गया था कि उससे आगे सुनने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो वहां से वापस कमरे में आया और चादर ओढ़ करके लेट गया। वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि कब वैभव की आत्मा वहां पर आ जाए और उसे मार डाले। वह जब भी अपनी आंखें बंद करता तो उसे भयानक रूप में वैभव दिखाई देते और इसी वजह से कुंदन वहां पर रहना ही नहीं चाहता था और इसलिए उसने आधी रात को ही अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया। वह जब अपना बैग पैक कर ही रहा था तभी वहां पर तेजस आ गया और उसे ऐसे देखकर तेजस हैरानी से बोला, अरे तू इतनी रात में बैग क्यों पैक कर रहा है, कहीं जा रहा है क्या? तब कुंदन गुस्से में बोला, हाँ मैं अपने घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस भूतिया जगह पर एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। अब इन लोगों की बातें सुनकर बाकी के दोस्त भी उठ बैठे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुंदन ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी उनमें से एक बोला, अरे वो तेरे मन का वहम है, उसे भूल जा। ये लोग बार बार यही बोल रहे थे और इसलिए अब कुंदन को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो बोला, अरे मेरे दिमाग का वहम नहीं है, बल्कि यह लोग ही पागल हैं, क्योंकि इसके पिता के मरने के बाद भी वो आत्मा बनकर के यहाँ रह रहे हैं और जो मैंने रसोई में देखा वो कोई और नहीं बल्कि इसके पिता ही थे। मैंने ये सब इन माँ बेटे के मुंह से खुद से सुना था। अब कुंदन की बातें सुनकर के बाकी सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और तभी तेजस बोला, अरे क्या तू भी अच्छा मजाक करता है यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे जाना है तो जा, लेकिन मेरे घर के बारे में ऐसी अफवाह मत फैला। इसके बाद कुंदन वहां से जाने लगा। उन्हीं दोनों का एक दोस्त और था, रवि। उसे भी कुंदन की बात सही लग रही थी और इसलिए वह भी कुंदन के साथ ही जाने लगा और अब वहां पर सिर्फ तेजस का एक दोस्त सचिन ही रह गया था। तेजस को इस बात के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं वैभव को भी अपने बेटे को ऐसे देखकर काफी बुरा लग रहा था
और उन्होंने इन सबका जिम्मेदार कुंदन को मान लिया था और अब वो कुंदन से इसके लिए बदला लेने के लिए निकल पड़े। कुंदन और रवि बाइक से अपने घर पर निकल रहे थे। उस समय काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए फिलहाल सड़क पर कोई भी नहीं था। सड़क एकदम सुनसान थी। वह दोनों अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे थे कि तभी रवि बोला, इसी तेजस का बर्ताव अजीब तो लग ही रहा था यार। मतलब तूने देखा नहीं कि इसके पिता की मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यह कितना चिल कर रहा है। इसे देख करके ऐसा लग रहा है जैसे इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। पहले तो मुझे लग रहा था कि इन बाप बेटे में बनती नहीं है, शायद इसी वजह से यह ऐसे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन अब मुझे पता चला इन लोगों ने तो उनको मुक्त ही नहीं होने दिया है। तो वह एक आत्मा ही, हम कह नहीं सकते कि कब उनको किस बात का बुरा लग जाए, इसलिए तेजस से जितना हो सके उतना दूर ही रहो तो अच्छा है। अब कुंदन इससे पहले कि उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया देता, उनकी बाइक अचानक से गिर पड़ी। उनकी बाइक किसी चीज से टकराई भी नहीं थी, फिर भी पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया था। और इन दोनों ने हेलमेट पहन रखा था, इस वजह से इनको ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन इनके हाथ पैर बुरी तरह से छिल गए थे। तब रवि बोला, अरे तेरा ध्यान किधर रहता है, तूने हमें गिरा दिया। अभी एग्जाम सर पर है और तूने हम दोनों को ही अस्पताल भेजने का इंतजाम कर दिया। तब कुंदन घबराते हुए बोला, मेरी बात का यकीन कर भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाइक को राइट साइड से कहीं धक्का लगा था और इसी की वजह से ये बाइक गिरी है। तब रवि बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो हमारे अलावा कोई है भी नहीं। वो यह बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसे याद आया कि अभी यह लोग तेजस के घर से क्या करके आए हैं। और ये याद करके रवि घबराते हुए बोला, अरे कहीं तेजस के पापा को इस बात का बुरा तो नहीं लग गया कि हम उसके घर से आ गए। अभी यह बात कुंदन के दिमाग में तो आई ही नहीं और इसी वजह से वह काफी ज्यादा घबरा गया था। इसलिए वह आसपास से देखते हुए बोला, सॉरी अंकल, हमें हमें माफ कर दो, हम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें मारना मत प्लीज। तब रवि बोला, क्या बोलता है, हमें माफ कर दिया होगा? तब कुंदन सकपकाते हुए बोला, हाँ 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 अंकल बहुत अच्छे हैं, मैं उन्हें कितने समय से जानता हूँ, वह बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। माना हमसे गलती हुई है, लेकिन हमारी गलती की इतनी बड़ी सजा थोड़ी ना देंगे अंकल हमें, और हम तो तेजस के दोस्त हैं, अंकल के बेटे जैसे हुए ना। हमारी एक गलती तो वह माफ कर ही सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी अंकल को इस बात का विश्वास नहीं होता है तो चल एक काम करते हैं, तेजस को फोन लगाकर हम दोनों उससे माफी मांग लेते हैं। इसके बाद रवि ने तेजस को फोन लगाया और फिर इन दोनों ने तेजस से कहा, सॉरी यार, हमें माफ कर दे, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तेरे पापा के बारे में, हमारी गलती थी, लेकिन अब से हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब तो हम लोग काफी आगे तक आ चुके हैं, इसलिए दोबारा तेरे घर तो नहीं आ सकते, लेकिन हम कल कॉलेज में मिलते हैं। ये बोलकर उन दोनों ने फोन तो काट दिया और शायद वैभव उनके इस तरह से माफी मांगने से संतुष्ट हो गए थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को जाने दिया। वहीं दूसरी तरफ तेजस को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो वापस अपनी माँ के कमरे में गया और उनसे पूछा कि उसके पापा कहाँ पर हैं, लेकिन पारुल को खुद यह बात नहीं पता थी, इसलिए उसने साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद तेजस पूरे घर में वैभव को ढूंढने लगा, लेकिन वह उन्हें कहीं पर भी नजर नहीं आए। कुछ देर के बाद उसे वैभव दिखाई दिए और फिर तेजस ने उनसे कहा, आप इतनी रात में कहाँ पर गए थे पापा? तब वैभव बोले, बस थोड़ी बाहर की हवा खाने गया था। तब तेजस गुस्से में बोला, अच्छा तो मरने के बाद भी आपको गर्मी लगती है। देखिए आप मुझे झूठ मत बोलिए, मुझे पता चल गया है कि आपने उन दोनों को चोट पहुंचाई थी, बताइए क्या किया है आपने उनके साथ? तब वैभव बोले, वह दोनों मेरे बेटे को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया, अकल ठिकाने लग गई। उन्होंने तुमसे फोन करके माफी भी तो मांग ली। अब तेजस को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आज उनकी वजह से यह बात उसके पूरे कॉलेज में फैल सकती है, ऊपर से उसके दोस्त अब उससे डर कर रहेंगे, वो अलग। उसने अपने पिता से कहा, देखिए मुझे पता है कि आपका इरादा गलत नहीं था, लेकिन आप हमारे नजरिए से तो सोचिए कि ऐसा करना सही था क्या? मतलब वो बच्चे ही तो हैं, फिर आपने क्यों उनके साथ ऐसा किया? मैं बात संभाल लेता, लेकिन आपने बात और ज्यादा बिगाड़ दी। चलिए छोड़िए इस बात को, अब मैं देख लूंगा, लेकिन प्लीज अब आप कुछ भी मत करना। अब वैभव इसके लिए मान गए और अगले दिन जब तेजस कॉलेज गया तो उसके दोस्त उससे काफी डरे डरे लग रहे थे। जो पहले उसके साथ काफी हंसी मजाक किया करते थे, अब वो लोग एकदम चुप थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वैभव को उनकी किसी बात का बुरा लग गया तो उनका पता नहीं वो क्या हाल कर दे। अब तेजस को ये बात पता लग चुकी थी, इसलिए वह बोला, तुम लोग फालतू में मुझसे डर रहे हो,
ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोगों को लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर कल रात को मेरे घर पर क्या हुआ था। असल में मेरे घर पर ऐसे हादसे होते रहते हैं और मेरी माँ ने किसी तांत्रिक को बुलाकर सब कुछ सही भी करवाया था, लेकिन फिर भी वैसा ही सीन हुआ, इसलिए मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी। कल मैंने माँ से इस बारे में बात की और तभी तूने मुझे सुन लिया। लेकिन चिंता मत करो, मैंने माँ से बोला है कि वह दोबारा से किसी अच्छे तांत्रिक को ला करके घर को ठीक करवाए। लेकिन कुंदन को पता था कि बात ये नहीं है। उसने अब तेजस से बात करना काफी कम कर दिया था। जब तेजस से सामने से बात करता तभी वह उससे बात करता। इन्हीं सब की वजह से तेजस के अब काफी दोस्त छूट गए थे और तेजस अब काफी हद तक अकेला हो गया था। इसी दौरान एक दिन लगभग 4-5 बजे वह कॉलेज से वापस आ गया था। उसे देख करके वैभव बोले, क्या बात है, आज तो तू बहुत जल्दी कॉलेज से आ गया, वरना तो तू बहुत समय लगाता है। एक तो पहले से ही तेजस के साथ कुछ भी सही नहीं हो रहा था, ऊपर से वैभव की बातों ने उसे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया था और इसलिए वह बोला, इन सब के जिम्मेदार आप ही हैं पापा। आपने उस रात उन सबको सामने आकर के दिखा दिया और उसकी वजह से सबको मुझसे डर लगता है। कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। मैं काफी अकेला हो गया हूँ, लेकिन आपको क्या ही फर्क पड़ता है। अपने बेटे की बातों से वैभव को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और इसलिए वह बोले, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरा इरादा ये करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वह तुम्हें परेशान कर रहे थे, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। लेकिन मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, सब सही हो जाएगा। तभी तेजस बोला, देखिए आपने पहले ही बहुत गड़बड़ कर दी है, लेकिन अब प्लीज भगवान के लिए कुछ मत करना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। और ये बोलकर के तेजस अपने कमरे में आ गया। अब शाम के समय अनिकेत स्नेहा को छोड़ने घर पर आया और जब वो पानी पीने घर के अंदर बैठा तो उसकी नजर तेजस पर पड़ी। उसे उस समय वहां देखकर वो बोला, अरे क्या बात है, आज तुम यहाँ कैसे? तब तेजस बोला, सब पिताजी की मेहरबानी है, खुद तो मर चुके हैं लेकिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। उस दिन मेरे दोस्तों के सामने हवा में पानी भर रहे थे, उन्होंने देख लिया और रही सही कसर उन्होंने उनके ऊपर हमला करके पूरी कर दी। इसलिए सारे लोग मुझसे डरते हैं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। अब अनिकेत ने आसपास देखा, जैसे वह जानना चाहता हो कि यहाँ कहीं वैभव जी तो नहीं है, लेकिन वह उन्हें आंखों से दिखाई नहीं दे सकते थे। इसलिए वो बोला, देखो ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे पिता हैं, उन्होंने जो किया वो इसलिए किया था ताकि तुम्हारी दोस्ती उनसे बनी रहे। अब छोड़ो इसे, एक काम करो, थोड़ा मेरे साथ बाहर चलो, तुम्हें मेरे साथ टहल करके ठीक लगेगा। अब तेजस को अनिकेत के हाव भाव से लग रहा था कि वो उससे कुछ कहना चाहता है, इसलिए उसके साथ बाहर गया। बाहर आने के बाद अनिकेत ने उससे कहा, देखो अंकल मर चुके हैं और भले ही तुम उनके साथ रह सकते हो, लेकिन ये समाज नहीं रह सकता। और तुम लोग भी सोचो कि जो इंसान अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करके मर चुका है और तुम लोग उसे रोक करके रखे हुए हो, ये तो गलत है ना। ठीक है, तुम उनसे प्यार करते हो, हर कोई अपने घर वालों से प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब उन्हें रोक करके रखें। उन्हें मुक्त कर दो, इसी में सबकी भलाई है। मानता हूं कि अपने प्रियजनों के बिना रहना आसान नहीं है, लेकिन देखो यही जीवन है। अब तुम पूरे समाज को छोड़कर सिर्फ उनके साथ रह सकते हो या फिर समाज का हिस्सा बनकर के रह सकते हो, या तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि आज नहीं तो कल एक एक करके सभी को इस बारे में पता चल ही जाएगा। अब अनिकेत की बातों ने तेजस को सोचने पर मजबूर कर दिया था और इसलिए अब वो अपने पिता को मुक्त कराना चाहता था। वहीं इन दोनों की बात वैभव ने भी सुन ली थी और अब वह इस बात से थोड़ा परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनके बेटा बेटी उन्हें मुक्त करना चाहते थे। उन्हें सारे फसाद की जड़ अनिकेत लग रहा था, क्योंकि अनिकेत के आने से पहले कोई भी इस बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन अब अनिकेत ने इन दोनों के दिमाग में यह बात डाल दी थी, इसलिए वो अब अनिकेत से इसका बदला लेना चाहते थे। देर रात को जब सारे लोग सो रहे थे तब वैभव अनिकेत के पास गए। अनिकेत उस समय गहरी नींद में सो रहा था। वैभव ने उन्हें गुस्से में घूरा और फिर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब थप्पड़ पड़ते ही अनिकेत भभकते हुए उठा। उसने हैरानी से आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे कुछ समय तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे थप्पड़ किसने मारा, लेकिन फिर उसे अगले ही पल याद आया कि स्नेहा के पिता भी आजकल आसपास ही घूमते रहते हैं। उसने घबराते हुए आसपास देखते हुए कहा, अंकल ये आप हो क्या? आपने मुझे क्यों मारा? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? लेकिन वैभव ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसे दोबारा से थप्पड़ मारा।
इतना ही नहीं, उन्होंने अब अनिकेत को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया था। अनिकेत दर्द से चीखने लगा था और उसके चीखने की आवाज़ें सुनकर के उसके घर वालों की नींद खुल गई और वह दौड़कर उसके कमरे में आए। उन लोगों को वहां देखकर वैभव ने अनिकेत को छोड़ दिया और फिर धीमे से अनिकेत के कान में बोले, मेरे परिवार से दूर रहना, समझे? ये बोलकर वैभव वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अनिकेत के घरवालों ने उससे इस तरह से चीखने का कारण पूछा। तब अनिकेत ने बोल दिया कि उसने कोई भयानक सपना देखा था, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। अनिकेत ने ये बोल तो दिया था, लेकिन अनिकेत के चेहरे पर और शरीर पर चोट के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे। इसकी वजह से उसकी माँ को पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अगले दिन अनिकेत जब कॉलेज गया था, उसने स्नेहा को यह रात वाली बात बताई। तब स्नेहा बोली, तुम क्या मुझे मेरे पिता के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हो? वह ऐसा कर ही नहीं सकते, और आखिर वह ऐसा क्यों करेंगे? तब अनिकेत बोला, देखो, मेरे चेहरे और शरीर पर एक चोट के निशान है ना, जो हवा में नहीं आए हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को कुछ ना हो, इसलिए समय रहते अपनी भूल को सुधार लो, उन्हें मुक्त करने का इंतजाम करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत देर हो जाए। अब स्नेहा भी सोच में पड़ गई थी, क्योंकि वैभव को मुक्त करने का मतलब था कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने पिता को खो देगी, और आज कॉलेज में पूरे समय वो यही सोचती रही। इस दौरान अनिकेत ने उसे बिल्कुल भी टोका नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि इस समय स्नेहा के दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। स्नेहा कॉलेज से घर आई और सीधे अपनी माँ के कमरे में गई और उन्हें बताया कि वैभव ने अनिकेत के साथ क्या किया। तब वैभव ने कहा, मैंने उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, पता नहीं क्यों वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। पारुल को अपने पति के ऊपर काफी भरोसा था, इसलिए उसने स्नेहा से कहा, अब तो तुमने सुन लिया ना, यह ऐसा कर ही नहीं सकते, जरूर वो झूठ बोल रहा है, उसे वैसे भी इनसे समस्या है। देखो, तुम्हारी खुशी के लिए हम उसे कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, लेकिन तुम उससे बोल देना कि आज के बाद से हमारे पारिवारिक मामलों से दूर ही रहे। हमें क्या करना है और क्या नहीं उसे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे स्नेहा कुछ ना बोली और वह अपने कमरे में आ गई। अब तक तेजस भी वापस आ चुका था और उसने यह सारी बात तेजस को बताई, और तब वह बोला, कल अनिकेत ने मुझसे पापा के बारे में बात की थी, शायद उन्होंने यह सुन लिया था, इसलिए उन्होंने अनिकेत को मारा। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अनिकेत की बात अब ठीक लगने लगी है, हमें पापा को मुक्त कर देना चाहिए। अब वैभव ने उनकी बातें सुन ली थी और वह एकदम से वहां पर आए और बोले, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, जो तुम मुझे अपने से दूर भेजना चाहते हो? आखिर तुम लोग मुझे किस गलती की सजा दे रहे हो? मेरे साथ जो हादसा हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ पहले की तरह रह रहा हूं, और तुम हो कि मुझे अपने से दूर करना चाहते हो। अब वैभव का यह सब बोलना इन दोनों को अंदर ही अंदर दुखी कर रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा और वो अपने पिता के साथ ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तो वैभव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वैभव अपने परिवार के साथ रह तो रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि कभी अगर इन लोगों ने उन्हें मुक्त करके अपने से दूर कर दिया तो वो हमेशा ही अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे, और अभी उनके बच्चे उन्हें मुक्त करने का सोच रहे थे। कह नहीं सकते थे कि यह ख्याल दोबारा से उनके मन में कब आ जाए, और तब वो लोग इनकी बातों में भी ना आए तो। इसलिए अब उनके मन में एक बात आई, और वो ये कि उनके और उनके परिवार के बीच में सिर्फ एक ही लकीर थी, और वो थी जीवन की। यानी वो लोग जिंदा थे, इसलिए उनसे दूर थे। अगर वो लोग भी मर जाएं तो उनके बीच की ये दूरी खत्म हो सकती है, और इसलिए अब वो अपने ही परिवार को खत्म करना चाहते थे। लेकिन वो ये काम ऐसे करना चाहते थे कि किसी को उनके ऊपर शक ही ना हो। और इन सब के अगले ही दिन जब रविंद्रनाथ यानी कि उनके पिता सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो वैभव ने उन्हें पीछे से धक्का दे दिया और वे सीधा नीचे जा गिरे। हालांकि वो एक फ्लोर से ही नीचे गिरे थे, इसलिए उनके सिर पर काफी चोट आई थी। वो तो घर के माली ने उन्हें समय रहते देख लिया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। जब अस्पताल में वो थोड़े ठीक हुए तो सबने उनसे पूछा कि आखिर वो कैसे गिरे। तब रविंद्रनाथ बोले, मैं तो बहुत ही आराम से नीचे उतर रहा था, फिर पता नहीं किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया। तब अंतरा बोली, अरे ये कैसे हो सकता है? उस समय हम सब घर पर ही तो थे, तो फिर कोई भी घर का इंसान आपको धक्का क्यों देगा? तब रविंद्रनाथ बोले, अब मुझे नहीं पता कि ये कौन था, लेकिन सच में मुझे किसी ने धक्का तो दिया था। अब इन दोनों की बातें सुनकर नेहा और तेजस एक दूसरे की ओर देखने लगे, क्योंकि उन्हें अब इसमें वैभव जी के ऊपर शक हो रहा था।
और उस समय स्नेहा तो चुप रही, लेकिन तेजस बोल पड़ा, कहीं इन सब में पापा का हाथ तो नहीं, क्योंकि कई दिनों से वो कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब तेजस के मुंह से ये सब सुनकर पारुल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो बोली, तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? वो तेरे पिता है और वो ऐसा क्यों करेंगे भला? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस अनिकेत की है। उसी ने तुम दोनों के कान भरे हैं। और अब तुम दोनों एक बात कान खोल करके सुन लो कि आज तो बोल दिया, लेकिन तुम लोग ये दोबारा ना बोलो और जितना हो सके इस अनिकेत से दूर रहो, समझे? अब अपनी माँ की डांट सुनकर वो दोनों चुप हो गए, लेकिन उनके मन में अब शक घर कर गया था। खैर कुछ दिनों में रविंद्रनाथ घर आ गए और अब घर पर ही उनका ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन उनके घर आने के कुछ दिनों बाद ही अंतरा को तेज बुखार लगने लगा। और यहाँ हैरानी की बात तो ये थी कि उनका बुखार उतर ही नहीं रहा था। जब लगभग 20 दिनों तक भी उनका बुखार नहीं उतरा तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहाँ उनके सारे टेस्ट हुए, लेकिन फिर भी उनकी कोई बड़ी बीमारी ना निकली। इतने लंबे समय तक बीमार रहने के कारण अब अंतरा काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी। और एक समय तो ऐसा आया जब अंतरा कुछ चबा ही नहीं पा रही थी और इस वजह से अब वो सिर्फ लिक्विड ही खा पी रही थी, जैसे कि दाल और ओट्स वगैरह। उन्हें ऐसे देखकर अब सबको चिंता होने लगी थी। और इस समय अनिकेत पारुल से बोला, देखिए मुझे पता है कि आप अंकल से बहुत प्यार करती हैं और उनके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन क्या आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही? मतलब देखिए दादी कितनी समय से बीमार है, उनकी बीमारी भी पकड़ में नहीं आ रही और अब तो वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि कुछ खा भी नहीं पा रही। क्या यह आपको नॉर्मल लगता है? देखिए मेरी बात शायद गलत हो सकती है, लेकिन एक बार अपने परिवार की भलाई के लिए ये मानने में कोई बुराई तो नहीं है ना? अब पारुल को भी उसकी बात में थोड़ा दम लगने लगा था और इसलिए उस दिन पारुल ने अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर पूजा अर्चना करवाई और इसी के साथ ही उस पंडित से कहा कि वो घर के सभी सदस्यों के लिए कोई धागा दे दे जो उनके परिवार की इन शक्तियों से रक्षा करे। उस पंडित ने उन सभी को पूजा के बाद कलावा दे दिया और पारुल ने एक कलावा अंतरा जी को भी बांध दिया। अब ये उसी कलावे का ही असर था या कुछ और कह नहीं सकते, लेकिन इसके बाद से अंतरा की हालत सुधरने लगी थी। वहीं अपनी माँ के हाथ में वो कलावा देखकर वैभव को गुस्सा आया और वो पारुल से बोली, अरे ये तुमने मेरी माँ के हाथ में कलावा क्यों बांध रखा है? अभी की अभी इसे निकालो, मैं उनके पास नहीं बैठ पा रहा। तब पारुल बोली, अरे माँ ठीक नहीं हो पा रही थी, इसलिए घर में पूजा करवाकर ये कलावा उसकी कलाई पर बांधा था और अब देखो वो पहले से कितनी जल्दी सही हो रही है और यही रहा तो हम कुछ ही समय में इन्हें घर पर ले जा पाएंगे। अब पारुल की बातों से उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो बोले, ये पट्टी जरूर तुम्हें उस अनिकेत ने पढ़ाई होगी, क्योंकि वही है जो मेरे खिलाफ रहता है। तब पारुल हैरानी से बोली, अरे इसमें अनिकेत बीच में कहां से आ गया? मैंने यह सब माँ की भलाई के लिए किया था और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि माँ अब पहले से ठीक है और तुम हो कि परेशान हो रहे हो। क्या तुम उन्हें ठीक होते हुए देखना नहीं चाहते? पारुल की बातें सुनकर के वैभव सकपकाते हुए बोले, अरे तुम ये कैसी बातें करती हो? उन्हें ठीक देखकर मैं काफी खुश हूँ। मैं तो ये इसलिए बोल रहा था क्योंकि इसकी वजह से मैं उनके पास नहीं बैठ पा रहा। वैसे अब वो बिल्कुल ठीक लग रही है, इसलिए तुम एक काम करो, उनका यह कलावा खोल दो। अब वैभव बार बार उनसे वह कलावा खोलने के लिए बोल रहे थे। इसी वजह से पारुल को उनके ऊपर अब शक होने लगा था, इसलिए उन्होंने वह कलावा नहीं खोला, जिसकी वजह से वैभव गुस्सा होकर वहां से चले गए। इन सब के कुछ दिन बाद अंतरा पूरी तरह से ठीक होकर के घर वापस आ गई। अब तक वह कलावा बंधे हुए 1 हफ्ते से ऊपर होने को आया था और इस वजह से अंतरा जी वो कलावा खोलने लगी थी, लेकिन तभी पारुल ने उन्हें रोक लिया। इन सब की वजह से वैभव को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो बहुत ही ज्यादा चिड़े चिड़े रहने लगे थे और पारुल ने एक दिन उनसे इसका कारण पूछा, लेकिन वैभव ने कुछ खास नहीं बताया। लेकिन पता नहीं क्यों अब पारुल को ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि वह उनसे कुछ छुपा रहे थे। घर में अब सभी लोगों ने अपने हाथ में कलावा बांधा हुआ था, जिसकी वजह से वैभव उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। लेकिन वो कैसे भी करके अपने परिवार को अपने साथ ले जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक खौफनाक चाल चली। उनके घर में खाना बनाने के लिए एक औरत आती थी। वैभव ने उसके शरीर पर कब्जा करके खाना बनाते समय चूहे मारने की दवा उसमें डाल दी थी और अब शाम के समय यह पूरा परिवार यही खाना खाने वाला था। लेकिन यहाँ किस्मत से इसी दिन स्नेहा की सहेली की जन्मदिन की पार्टी थी और उसने स्नेहा को अपने घर पर उस पार्टी में इनवाइट किया था, जिसकी वजह से आज रात का खाना
उसका अपनी सहेली के घर पर ही होने वाला था। अब स्नेहा को छोड़कर बाकी सब घर वालों ने वह खाना खाया और खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही उन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन सभी लोगों का सिर घूम रहा था और इसी के साथ ही उल्टी भी आ रही थी। ये सारे लोग आज मारे जाते अगर सही समय पर उनके पड़ोस में रहने वाली एक औरत ना आती तो। वो औरत जैसे ही यहाँ पर आई तो इस परिवार की ये हालत देखकर फौरन ही कुछ लोगों को इकट्ठा करके उन्हें डॉक्टर के पास लेकर के गई। अब समय रहते डॉक्टर के पास पहुंचने की वजह से ये सारे लोग बच गए और जब डॉक्टर ने अच्छे से जांच की तो बताया कि इन लोगों ने जहर वाला खाना खाया था। अब उन लोगों ने उस काम वाली के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी और पुलिस ने उस काम वाली से जब पूछताछ की तो उसने यही बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं है। उसकी बातों से वो निर्दोष लग रही थी और अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अगर इसने ऐसा नहीं किया तो किसने किया होगा। अब तेजस के सब्र का बांध टूटने लगा था और इसलिए वह बोला, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि सब जानने के बावजूद भी आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि यह कौन कर रहा है। आप लोग समझते क्यों नहीं, पापा का लगाव हम लोगों से काफी ज्यादा है, इसलिए वो हम उन लोगों के बिना नहीं रहना चाहते, इसलिए हो ना हो वो ही हमें अपने साथ ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये सुनकर के वैभव बोले, हाँ तुम लोगों ने मुझे इतना घटिया इंसान समझ कर रखा है जो मैं ऐसा करूंगा। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, यह सब कुछ उस अनिकेत की चाल है। उसी ने स्नेहा को बहला फुसला कर तुम्हारे खाने में जहर मिलाने के लिए कहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जिस दिन ये हुआ था ना, उस दिन स्नेहा सुबह कॉलेज के लिए निकल गई थी और शाम के समय भी घर नहीं आई थी और इसी दौरान घर में खाना बना था। अगर स्नेहा ने जहर मिलाया होता तो वो घर तो आती, लेकिन ना ही वो पूरे दिन घर आई थी और ना ही अनिकेत घर पर आया था और तेजस भी तब घर पे आया था जब सारा खाना बन चुका था। जब यह बात पारुल ने उन सबको कही तो वैभव खामोश हो गए क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले और वो वहां से गायब हो गए। अब सब लोगों को पता चल चुका था कि यह सब वैभव का किया धरा है, इसलिए उन्होंने उस काम वाले के ऊपर लगे हुए उस चार्ज को हटवा लिया। ये लोग अब वापस घर आ चुके थे जहां पर वैभव हॉल में बैठे थे। इस दौरान वो बिल्कुल शांत थे। उन्हें देख करके पारुल उनके पास आई और बोली, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? हम तो आपका परिवार है ना, फिर क्यों आप हमारी जान के दुश्मन बन गए? अब वैभव ने एक टक अपने परिवार की ओर देखा जो कि उनसे इसका जवाब चाहते थे। फिर कुछ देर बाद वो बोले, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गया था, लेकिन मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है कि हम लोगों में अब जिंदगी और मौत का फासला है और मैं वो फासला मिटाना चाहता था ताकि हम हमेशा साथ रह सके। अब उनकी बातें सुनकर के वहां मौजूद वो सारे लोग शांत हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले और तभी वैभव बोले, मैं चाहता हूं कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो, वहां हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। बताओ चलोगे ना तुम मेरे साथ में? अब तक सब शांति से सुन रहे रविंद्रनाथ जी भरे गले के साथ बोले, शायद यही वजह है कि शमशान में पीछे मुड़कर के नहीं देखा जाता, वरना आपका वो अपना आपके साथ आ जाता है और वो ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये दूरी मिटाने के लिए वो फिर वही सब करता है। तेरे जाने की उम्र नहीं थी बेटा, लेकिन तेरी जगह जाना तो मुझे चाहिए था। लेकिन अगर तेरी मौत हुई है तो इसका कारण भी तो होगा ना बेटा। जिसका जितना समय होता है वो समय पूरा करके चले जाना चाहिए, ना ही हमें जाने वाले को रोकना चाहिए और ना ही जाने वाले को रुकना चाहिए, और इसी में हम सभी की भलाई है। इसलिए बेटा तू यहाँ से जा और मुक्ति पा ले। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि ये दुख तुझे दोबारा ना झेलना पड़े। रविंद्रनाथ जी की बातों ने वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में आंसू ला दिए थे। वहीं वैभव अपने परिवार के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे, इसलिए वो बोले, नहीं मैं अकेले नहीं जाऊंगा, तुम सबको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। यहाँ पर वैभव सबको अपने साथ ले जाना तो चाहते थे, लेकिन उस कलावे की वजह से वो उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। और अब इन लोगों ने सोच लिया था कि कैसे भी वैभव को मुक्त करवाना ही पड़ेगा, और इसके लिए उन्होंने दोबारा से घर में उनकी मुक्ति के लिए हवन करवाया। ऐसा होने के बाद वैभव हमेशा हमेशा के लिए मुक्त तो हो गए, साथ ही साथ इन सभी को एक सबक भी दे गए कि जाने वाला भले ही आपका कितना ही सगा क्यों ना हो, समय आने पर उसे जाने देने में ही सबकी भलाई है। हमें इंसान की मौत के बाद उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उसे उस धरती पर से जाना ही है। और जैसे कि लोग कहते हैं कि जब हम शमशान घाट में अपने परिवार वालों का अंतिम संस्कार करके वापस आ रहे होते हैं
तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जिस लगाव की वजह से हम उन्हें देखते हैं वैसा ही लगाव उस दिवंगत आत्मा को भी होता है, और इसी वजह से वह आत्मा हमारे पीछे पीछे वापस आ जाती है। हालांकि लोग ऐसा कहते हैं और कुछ जगहों पर यह माना जाता है और कुछ जगहों पर यह नहीं माना जाता है। अब खैर आजकल तो शहरों में मशीनों से दाह संस्कार होने लगा है, तो वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं देखा जा सकता है, लेकिन आज भी हमारे गांव में शमशान घाट में चिता को जब अग्नि दी जाती है तो लगभग 1-1.5 घंटे तक पूरे परिवार वाले और साथ आए हुए रिश्तेदार और मित्रगण भी उसे चिता को पूरी तरह जलने तक वहीं पर मौजूद रहते हैं, और फिर उसके पूरे खानदान के लोग मिलकर के उसकी परिक्रमा लगाते हैं और उसके बाद उसको विदा करके आते हैं कि अब आपकी मुक्ति हो जाए, और पूरे लोग उनकी मुक्ति की कामना करते हैं। और यह परंपराएं शायद इसलिए बनाई गई है ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके, उसका इस दुनिया से मोह छूट सके, क्योंकि जब तक इसका इन चीज़ों से मोह बना रहता है उसकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। और जब कोई आत्मा जैसे कि यहाँ पर वैभव की आ गई थी तो उस इंसान में वो पहले वाली बात नहीं होती है, क्योंकि अब वह एक आत्मा के रूप में है और उसके अंदर अब अच्छाई या बुराइयां आनी शुरू हो जाती हैं। अपने उस मोह को पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे उसके परिवार वालों का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर कभी ऐसा कुछ आपके साथ हो जाए तो कभी भी इतना लगाव ना करें कि बाद में उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। एक बार जो इंसान चला गया तो उसे भगवान की मर्जी, नियति का खेल मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। चलिए अब अपने साथियों को धन्यवाद करते हैं। विशाल सैनी यूपी से, मनसुख कुमार गुजरात से, मनोरमा भाटिया चेराली असम से, नीरू झाजरा गंगानगर से, संगीता डालिया, वाजिद अली यूपी से, आयशा लंदन नाइजेरिया से, साबालू प्रजापति यूपी से, विक्रम रजक कोल्हापुर महाराष्ट्र से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी साथी अब तक आखिर तक मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या पता चलता है, और वेट करते रहिए, आगे भी ऐसे ही आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आती रहेगी।